गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता के बारे में। वीकनेस ऑफ यूनाइटेड नेशन या फेलियर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं या संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताओं का जो कारण है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक जो दुर्बलताएं हैं अथवा त्रुटियां पाई गई है संयुक्त राष्ट्र संघ में। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र अपने जो कार्यों में है वो असफल रहा, या हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दुर्बलताएं हैं वो इस प्रकार से है। संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलताओं में हम पहला नाम लेते हैं प्रभुसत्ता का अभाव, कि इसमें सॉवरेनिटी का अभाव था, प्रभुसत्ता का अभाव था। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ दुर्बल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो ये कह सकते हैं कि इसके पास जो है प्रभुसत्ता का अभाव था, सॉवरेनिटी का अभाव था। प्रभुसत्ता आज भी सदस्य राष्ट्रों में निहित है। संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों का मानना या न मानना सदस्य राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर करता है। बड़े राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों की परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि इजराइल जैसे छोटे राष्ट्र, अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्रों की आड़ में संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। परिणाम स्वरूप यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता के अंतर्गत आता है कि इसमें प्रभुसत्ता का अभाव देखा गया है। प्रभुसत्ता के अभाव के साथ साथ सैद्धांतिक विरोधाभास भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का मुख्य कारण माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सैद्धांतिक विरोधाभास थे। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ को समान तथा संप्रभु राष्ट्रों का संघ कहा गया है, जो सभी राष्ट्रों के हितों का रक्षक, ताकि उनके आपसी मतभेदों को मिटाकर विश्व शांति तथा सहयोग की भावना का यथार्थ रूप से लागू किया जा सके। परंतु यह केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण था, वास्तविकता जो है वो कुछ और थी। वास्तव में इसमें बड़े राष्ट्रों का ही बोलबाला है। यद्यपि धारा 2 में राज्यों के समान अधिकारों तथा संप्रभुता का उल्लेख मिलता है, फिर भी इस सिद्धांत को यथार्थ रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि बड़े जो राष्ट्र हैं उनको सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व के साथ साथ निषेधाधिकार भी दिया गया है, जो राष्ट्रों की समानता तथा संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध है, अगेंस्ट है। परिणाम स्वरूप यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता का मुख्य कारण माना जाता है कि इसमें सैद्धांतिक विरोधाभास भी रहे हैं। सैद्धांतिक विरोधाभास के साथ साथ सार्वभौमिकता का अभाव भी संयुक्त राष्ट्र संघ में नज़र आया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता का मुख्य कारण माना जाता है। सार्वभौमिकता का अभाव है, इसमें यूनिवर्सलिटी का अभाव रहा है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व संस्था कहा जाता है, परंतु यथार्थ रूप में यह विश्व संस्था नहीं है, क्योंकि आज भी ऐसे कई देश हैं जिन्हें इसकी सदस्यता से वंचित रखा गया है। चार्टर की धारा 4 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी शांति प्रिय राष्ट्रों के लिए खुली है जो चार्टर के दायित्वों को मानते हों और जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार इन दायित्वों को पूरा करने की इच्छा तथा योग्यता दोनों हो। इसके अतिरिक्त किसी राष्ट्र को धारा 4 के अनुसार तभी सदस्यता मिलती है जब सुरक्षा परिषद उसकी सिफारिश करे तथा महासभा उस पर अपनी स्वीकृति देती है। परंतु राष्ट्रों की जो गुटबंदी और राजनीति ने सदस्यता के प्रश्न पर कुप्रभाव डाला तथा बड़े राष्ट्रों के पारस्परिक मतभेदों तथा स्वार्थी हितों के कारण योग्य राष्ट्रों की सदस्यता से वंचित रखा गया है। परिणाम स्वरूप जो सार्वभौमिकता का जो अभाव है, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता का एक मुख्य कारण माना जाता है। सार्वभौमिकता के अभाव के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में विश्वास की कमी, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता के अंतर्गत गिना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास की कमी है। यूनाइटेड नेशन में जो फेथ है उसका अभाव नज़र आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य ऊपर से तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों तथा उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं और विश्वास रखने की घोषणा भी करते हैं,
लेकिन व्यवहार में सदस्य जो राष्ट्र है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरा विश्वास नहीं करते। अधिकांश सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को केवल अपना उल्लू सीधा करने का साधन ही मानते हैं और अनेक राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर अनेक संधि तथा समझौते भी किए हैं। यदि सदस्य देशों की सच्चे मन से संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था हो तो वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य संगठन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास की कमी यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण माना जाता है। इसके साथ साथ बड़ी शक्तियों का प्रभाव भी संयुक्त राष्ट्र संघ में नज़र आया। परिणाम स्वरूप यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का कारण बनी कि बड़ी शक्तियों का प्रभाव भी इसमें नज़र आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ी शक्तियां जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, भूतपूर्व सोवियत संघ तथा रूस, फ्रांस, चीन आदि का जो प्रभुत्व है, इस प्रकार से बड़ी शक्तियों का प्रभाव है। और आलोचना करने वाले ये कहते हैं कि सुरक्षा परिषद या महासभा जो है वो केवल छोटे देशों के विरुद्ध ही कार्रवाई करने में सफल रही है। इसने महाशक्तियों के विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत है वो नहीं जुटाई है। तो इस प्रकार से यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण माना जाता है कि ये बड़ी शक्तियों का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है यूएनओ पर, और यूएनओ के द्वारा जो कार्रवाई है वो केवल छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध ही की गई है, बड़े राष्ट्रों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस प्रकार से यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता के अंतर्गत आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व, बड़ी शक्तियों के प्रभाव के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व का नाम भी लिया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व होने के कारण भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विफल रहा। ये भी इसकी वीकनेस का एक कारण रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व ज़्यादा। संयुक्त राष्ट्र कहने को तो विश्व पंचायत है, देशों की पंचायत है, लेकिन वास्तव में होता वही है जो कि अमेरिका चाहता है, अमेरिका कहता है। और यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद से आज तक लगातार कायम है। और अमेरिका अपने लाभ के लिए जब चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले को अपने पक्ष में मोड़ लेता है और पश्चिमी जगत के पास उसका समर्थन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं होता है। परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व भी नज़र आ रहा है यूएनओ में। तो यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण रहा, दुर्बलता का एक कारण माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व है इसमें ज़्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व के साथ साथ सुरक्षा परिषद का जो गठन है वह भी दोषपूर्ण माना जाता है कि सुरक्षा परिषद का दोषपूर्ण संगठन जो है यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएनओ की दुर्बलता का एक कारण माना जाता है कि सुरक्षा परिषद का दोषपूर्ण संगठन। सुरक्षा परिषद को चार्टर की 24वीं धारा के अंतर्गत शांति व सुरक्षा बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है, परंतु सुरक्षा परिषद का जो संगठन है वो दोषपूर्ण है। सुरक्षा परिषद में यूरोपीय देशों का प्रभुत्व है, इसमें एशिया तथा अफ्रीकी देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्यों में से 100 से अधिक सदस्य तीसरी दुनिया के देश हैं। इसलिए यह मांग की जा रही है कि एशिया तथा अफ्रीका के देशों को सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए तथा भारत, जापान को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद का जो दोषपूर्ण संगठन है यह भी यूएनओ की जो है वीकनेस जो है दुर्बलता जो विफलता का एक कारण माना जाता है। सुरक्षा परिषद के दोषपूर्ण संगठन के साथ साथ कठोर संविधान का भी नाम आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का ये भी कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया और इतने वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन भी हुआ। अच्छा संविधान वही माना जाता है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, बदलाव किया जा सके, अमेंडमेंट किया जा सके। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान, जिसको हम चार्टर बोलते हैं, में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चार्टर में संशोधन करने की विधि बहुत ही ज़्यादा कठोर विधि है। और चार्टर में संशोधन प्रक्रिया का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 108 में किया गया है। संशोधन विधि की कठोरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतने वर्षों में चार्टर में केवल 2 ही संशोधन हो पाए हैं। तो इस प्रकार से यूएनओ का जो संविधान है वो एक कठोर संविधान है और इस कारण भी
ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक भी कारण माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी का यह भी कारण माना जाता है कि कठोर संविधान होने के कारण इसमें जो अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव होने चाहिए। कठोर संविधान के साथ साथ निषेधाधिकार की समस्या, निषेधाधिकार वीटो की समस्या, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण माना जाता है कि निषेधाधिकार की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं यूएनओ की दुर्बलता का, विफलता का, कमजोरी का एक कारण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने राष्ट्र संघ की सफलता को देखते हुए यह अनुभव किया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सफलता के लिए महाशक्तियों के पारस्परिक सहयोग तथा सर्वसम्मति की नितांत आवश्यकता होती है। तदनुसार उन्होंने 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार प्रदान किया। जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, उन्हें वीटो का अधिकार है, निषेधाधिकार प्रदान है। परंतु यह व्यवस्था आशानुकूल सिद्ध नहीं हुई है तथा इसने सुरक्षा परिषद की कार्यकुशलता पर दुष्प्रभाव डाला है। इसमें कोई भी स्थायी सदस्य अपने स्वार्थी हितों के लिए किसी भी महत्वपूर्ण बिल पर असहमति का प्रदर्शन करके उस बिल को पास होने से रोक सकते हैं। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ निषेधाधिकार के कारण नपुंसक बन गया है, नपुंसक हो गया है। तो इस प्रकार से निषेधाधिकार की जो समस्या है यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक मुख्य कारण है। निषेधाधिकार की समस्या के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन, क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन जो है यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता के मुख्य कारणों में शामिल है। क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन में हम कह सकते हैं कि चार्टर की धारा 5 के अनुसार संघ के सदस्य राज्यों को क्षेत्रीय संगठन बनाने की छूट दी गई ताकि स्थानीय तथा क्षेत्रीय विवादों का समाधान इनके द्वारा किया जा सके और उन्हें सुरक्षा परिषद के सम्मुख लाने की आवश्यकता ना पड़े, वो पहले ही अपने जो उनको सोल्व कर ले। इस प्रकार यह आशा की गई कि ये विशेष संगठन है वो सुरक्षा परिषद के बोझ को हल्का करेंगे, उसके काम को हल्का करेंगे और क्षेत्रीय विवादों का तत्काल समाधान करके शांति सुरक्षा बनाए रखेंगे, शांति व्यवस्था बनाएंगे। यद्यपि सान फ्रांसिस्को संघ में कई राष्ट्र इन संगठनों का समर्थन में नहीं थे, फिर भी राजनीतिक दबावों के कारण इनके संगठन को छूट देना पड़ा। इन संगठनों में नाटो, सीटो, एंजुस, सिंटो, वार्सा पैक्ट इत्यादि शामिल है, परंतु इन्होंने आशानुकूल कार्य करके सैनिक संगठन का रूप धारण कर लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रहने की कोशिश नहीं की। तो क्षेत्रीय सुरक्षा जो संगठन है, जो कि अपने आप में अलग अपना जो संगठन मानते हैं और यूएनओ के अंतर्गत कार्य नहीं करते, नियंत्रण में कार्य नहीं करते, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता के कारणों में माना जाता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन की भूमिका बढ़ गई है। तो इस प्रकार से यह भी यूएनओ की विफलता का एक कारण है। इसके साथ साथ घरेलू मामले भी इसी के अंतर्गत आते हैं कि घरेलू मामलों के कारण भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो विफल रहा है, असफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और मुख्य दोष यह रहा कि इन संवैधानिक व्यवस्थाओं का अभाव है। चार्टर के अनुच्छेदों की व्याख्या की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए सदस्य राज्य स्वयं इसकी धाराओं का मनचाहा अर्थ लगाकर अपना हित पूरा कर लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 2 के अनुसार संघ को राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस अनुच्छेद का परिणाम बुरा निकला तथा राज्य कई ऐसे कार्य करते हैं जिनमें विश्व शांति तथा सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है, परंतु वह इस आधार पर संघ के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देते हैं कि वह उनका घरेलू मामला है। तो घरेलू जो मामले हैं यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण रहा। इसके साथ साथ आत्मरक्षा का अधिकार, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण है। चार्टर में आक्रमण तथा आत्मरक्षा के शब्दों में भेद स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी अस्पष्टता ने संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यक्षमता को धक्का पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। चार्टर में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि इस प्रकार के कार्य को आक्रमण कहा जाएगा। इसलिए युद्ध के कार्यों को भी राष्ट्र आत्मरक्षा के अंतर्गत ले लेते हैं और युद्ध की अवस्था में भी संघ के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते। परिणाम स्वरूप आत्मरक्षा का जो अधिकार मिला हुआ राष्ट्रों को, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक मुख्य कारण रहा। इसके साथ साथ प्रतिबंधात्मक बल का प्रयोग, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का कारण रहा है,
कि प्रतिबंधात्मक बल का प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक और कमजोरी यह है कि अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति इसके पास नहीं है। विवादों का समाधान तो संघ कर देता है, परंतु उनके लघु निर्णयों को लागू करने के लिए इसे बड़े राष्ट्रों का मुंह ताकना पड़ता है, जिनके सक्रिय सहयोग के बिना इन्हें लागू करना असंभव हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्र भी किसी भी निर्णय को मानने से पूर्व अपने राष्ट्र हित का अवश्य ध्यान रखते हैं। इस प्रकार संघ के निर्णय का महत्व सिफारिशों के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता और यह सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि उन निर्णयों को लागू करें अथवा नहीं। तो प्रतिबंधात्मक बल का जो प्रयोग है यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण माना जाता है। इसके साथ साथ महासभा का अलोकतंत्रीय संगठन, महासभा का जो अलोकतंत्रीय संगठन है यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का कारण बना। महासभा में प्रत्येक सदस्य राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देकर राज्यों की समानता के सिद्धांत को साकार रूप दिया गया, परंतु यह समानता का जो अधिकार है वो यथार्थ रूप में लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें एक राज्य एक वोट की व्यवस्था है, जिसमें थोड़ी सी जनसंख्या वाले राज्य जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि को भी वोट की भी वही कीमत है जो कि एक बड़े जनसंख्या वाले राज्यों जैसे कि भारत, चीन की वोट की कीमत है। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी जनसंख्या वाले राज्य की जनता के विरुद्ध चाहे बहुमत द्वारा निर्णय हो लेने वाले सभी राज्यों की जनसंख्या कुल मिलाकर उस बड़ी जनसंख्या वाले राज्य से कम हो। इस प्रकार महासभा में एक राज्य एक वोट की व्यवस्था अलोकतंत्रीय है। तो महासभा का जो अलोकतंत्रीय संगठन है यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण रहा है। इसके साथ साथ साधारण तथा असाधारण विजय यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण माना गया। कि संघ की एक दुर्बलता यह भी है कि इसमें साधारण तथा महत्वपूर्ण जो विषयों का स्पष्ट रूप से पृथक्करण नहीं किया गया है, उसमें अलगाव नहीं किया गया है। इस कारण कई बार दोहरे निषेधाधिकार की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से साधारण तथा असाधारण विजय जो है यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का कारण रहा। इसके साथ साथ निजी सेना की कमी, संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी निजी सेना नहीं है, उसमें पर्सनल फोर्स का अभाव है। परिणामस्वरूप यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास निजी सेना का अभाव है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की दशा में सुरक्षा परिषद प्राय असहाय हो जाती है, क्योंकि यह केवल राज्यों को आदेश दे सकती हैं, उन्हें आदेश मानने पर मजबूर नहीं कर सकती और सेना के प्रयोग के लिए इसको राज्यों की तरफ ही देखना पड़ता है और सदस्य राज्य उस उत्सुकता तथा तत्परता से सेना नहीं भेजते जिसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से निजी सेना की कमी या निजी सेना का जो अभाव है संयुक्त राष्ट्र संघ में यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण माना जाता है और निजी सेना की कमी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण रहा। राज्यों की दोहरी नीति भी इसी में शामिल है कि इसके कारण भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण ये भी है कि राज्यों की जो नीति है वो दोहरी नीति है, डबल पॉलिसीज़ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का एक मुख्य कारण अथवा इसकी कमजोरी का जो कारण है यह माना गया कि सभी बड़े राष्ट्र इसमें दोहरी नीति का प्रयोग करते हैं। बाहर से तो वे विश्व शांति, स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं करते। छोटे राज्यों की स्वतंत्रता तथा अखंडता को भंग करने में वो कोई भी संकोच नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप जो राज्यों की दोहरी नीति है यह भी कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का कारण रही है। धन की कमी यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण दोष धन की कमी का होना भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत है वो नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य देशों के अनुदानों पर निर्भर करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य समय समय पर अपने हिस्से की राशि नहीं पहुंचाते और कई बार बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र को संयुक्त राज्य अमेरिका कुल बजट का लगभग 25% भाग अनुदान के रूप में देता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका यह भी चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की उसकी इच्छा अनुसार ही कार्य करें। परिणामस्वरूप धन की जो कमी है यह भी संयुक्त राष्ट्र की विफलता का एक कारण माना जाता है। इसके साथ साथ महासचिव की शक्तियों की अनिश्चितता, महासचिव की शक्तियों की जो अनिश्चितता है यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अन्य कमी यह है कि अभी तक महासचिव की शक्तियों को निश्चित नहीं किया गया है। चार्टर में महासचिव की शक्तियों का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया।
शक्तियों की अनिश्चितता के कारण ही मात्स्यू कांगो में सुरक्षा परिषद के अनेक प्रस्तावों के बावजूद उचित कार्रवाई न कर सकी। 1960 में मात्स्यू डाग हैमरशेल्ड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि मात्स्यू के शक्तियों की अनिश्चितता के कारण सुरक्षा परिषद प्रस्तावित कदमों को उठाने में असमर्थ रहती है। परिणामस्वरूप मात्स्यू की जो शक्तियों की अनिश्चितता है, यह भी यूएनओ की कमी यूएनओ की असफलता का एक कारण माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पक्षपातपूर्ण निर्णय जो है लिए जाते हैं, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अन्य महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसके अंगों में निर्णय निष्पक्ष होकर नहीं लिए जाते, बल्कि दलबंदी अथवा गुटबंदी की नीति के आधार पर किए जाते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय पक्षपातपूर्ण होते हैं। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का यह भी कारण माना गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं होते। पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, निष्पक्ष निर्णय नहीं होते हैं। इसके साथ साथ महासभा की दोषपूर्ण कार्यविधि भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का कारण रहा कि महासभा की दोषपूर्ण कार्यविधि है। महासभा की कार्यविधि दोषपूर्ण है। महासभा का आकार इतना बड़ा है कि किसी भी विषय पर ठीक प्रकार से विचार विमर्श नहीं हो पाता। महासभा के सम्मुख विचारणीय विषयों की संख्या बहुत ही अधिक होती है और महासभा के सदस्य लंबे लंबे भाषण देकर सभा का अधिकांश समय नष्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त महासभा की समितियों के सम्मुख प्रस्तुत मामले भी कई बार महासभा में दोबारा पेश कर दिए जाते हैं, जिससे कि महासभा का समय नष्ट हो जाता है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर समय के अभाव के कारण विचार ही नहीं हो पाता। महासभा का वार्षिक अधिवेशन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिसके कारण महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ अधिवेशन भी सभी दिन उपस्थित नहीं रहते। इसी कारण महासभा की कार्यवाही अधिक प्रभावशाली नहीं होती। तो महासभा की जो दोषपूर्ण कार्यविधि है, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण माना जाता है।